बीमा के मुख्य तत्वों पर आधारित मॉड्यूल में आपका स्वागत है। यह मॉड्यूल हमारा बीमा की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाले विभिन्न मुख्य तत्वों और सिद्धांतों से परिचय करवाएगा। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे संपत्ति, जोखिम, जोखिम प्रबंधन, खतरे और आपदाएं, बीमा का गणितीय सिद्धांत, जोखिम पूलिंग। चलिए पहले संपत्ति पर विचार करते हैं। किसी संपत्ति को ऐसी चीज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे कुछ लाभ मिलता है और जिसमें उसके मालिक के लिए आर्थिक मूल्य होता है। किसी संपत्ति की निम्न विशेषताएं होती है। आर्थिक मूल्य। संपत्ति का आर्थिक मूल्य होना जरूरी है। मूल्य दो तरीकों से उत्पन्न हो सकता है। पहला, संपत्ति उत्पादक हो सकती है और उससे आय अर्जित की जा सकती है। उदाहरण, बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन या दूध देने वाली गाय दोनों अपने मालिक के लिए आय अर्जित करती है। एक स्वस्थ कर्मचारी संगठन की संपत्ति होता है। दूसरा, संपत्ति किसी आवश्यकता या आवश्यकताओं के समूह को पूरा करके भी मूल्य अर्जित कर सकती है। उदाहरण, एक रेफ्रिजरेटर भोजन को ठंडा और सुरक्षित रखता है, जबकि एक कार परिवहन में आराम और सुविधा देती है। इस तरह बीमारी से मुक्त शरीर व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार के लिए भी बहुमूल्य होता है। अभाव, कमी और मालिकाना हक। कुछ चीजें हवा और सूरज की रोशनी के समान बहुमूल्य है। हम उनके बिना नहीं जी सकते। फिर भी उन्हें आर्थिक संदर्भ में संपत्तियां नहीं माना जाता है, क्योंकि उनकी आपूर्ति प्रचुर है और कोई कमी नहीं है। उन पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं है, बल्कि वे सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। इसका मतलब है कि आर्थिक संदर्भ के लिए किसी संपत्ति को दो अन्य शर्तों को पूरा करना जरूरी है। इसकी कमी, अभाव हो और किसी के पास उसका अधिकार या मालिकाना हक हो। संपत्तियों का बीमा। बीमा अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाले आर्थिक नुकसानों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह समय के साथ संपत्तियों के इस्तेमाल के कारण होने वाली स्वाभाविक टूट-फूट के मामले में सुरक्षा नहीं देता। उदाहरण, भूकंप एक घर को नष्ट करेगा, फिर चाहे वह बीमित हो या ना हो। बीमा कंपनी केवल एक धनराशि भुगतान कर सकती है, जो नुकसान के आर्थिक प्रभाव को कम कर देगा। किसी समझौते के उल्लंघन के कारण भी नुकसान हो सकते हैं। निर्यातक को भारी नुकसान हो जाएगा अगर दूसरी तरफ आयातक सामानों को स्वीकार करने से मना कर देता है या पैसे नहीं चुका पाता। जीवन बीमा। जीवन के बारे में कहे तो हमारे लिए हमारी अपनी जिंदगी और हमारे प्रियजनों की जिंदगी से ज्यादा
कीमती कुछ भी नहीं है। कोई दुर्घटना या बीमारी होने पर हमारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसका असर दो तरीकों से पड़ सकता है। किसी विशेष बीमारी के इलाज के अपने खर्चे होते हैं। मृत्यु या अक्षमता दोनों के कारण आर्थिक आय का नुकसान हो सकता है। बीमा ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है जिसके पास ऐसी संपत्तियां हो जिनका कोई मूल्य है, जिनके नुकसान से ऐसी वित्तीय हानि हो सकती है जिसे मापा जा सकता है। बीमा की प्रक्रिया का दूसरा तत्व है जोखिम की संकल्पना। जोखिम को नुकसान की संभावना के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार जोखिम का मतलब वह संभावित नुकसान या क्षति है जो कोई घटना होने के कारण हो सकता है। कभी-कभी जोखिम को बीमा की विषय वस्तु भी कहा जाता है। जोखिम अप्रत्याशित घटनाएं हैं जो घटित हो सकती है। उदाहरण, किसी मकान के जल जाने या चोरी के कारण होने वाली आर्थिक नुकसान की संभावना या ऐसी दुर्घटना शामिल है जिसमें हाथ या पैर को नुकसान पहुंचा हो। इसके दो निहितार्थ हैं। एक, जोखिम अर्थात नुकसान हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो जिस घटना के कारण वास्तव में नुकसान हुआ है उसे खतरा, पेरिल कहा जाता है। स्वाभाविक टूट-फूट हर संपत्ति का एक निश्चित जीवन काल है जिसके दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और यह लाभ देता है। उदाहरण के तौर पर मोबाइल, वॉशिंग मशीन, कपड़े आदि। सामान्य टूट-फूट से होने वाले नुकसानों को बीमा में कवर नहीं किया जाता। जोखिम का दायरा खतरे की घटना के कारण यह जरूरी नहीं कि नुकसान हो। तटीय आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ के कारण मुंबई में रहने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होने के लिए संपत्ति का खतरे के दायरे में होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर कारखाने के परिसर में आग लग सकती है जिससे वास्तव में कोई क्षति भी नहीं हो सकती। जोखिम एक्सपोजर की डिग्री दो संपत्तियां एक ही खतरे के दायरे में हो सकती है, लेकिन नुकसान की संभावना या नुकसान की मात्रा में काफी फर्क हो सकता है। विस्फोटक लेके जाने वाले टैंकर को पानी के टैंकर की तुलना में आग से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तीसरा तत्व है जोखिम प्रबंधन। क्षति की सीमा जो हो सकती है उसे नुकसान की डिग्री और व्यक्ति या कारोबार पर उसके प्रभाव के आधार पर निकाला जाता है। इस आधार पर जोखिम की घटनाओं या परिस्थितियों की पहचान निम्नानुसार की जा सकती है। गंभीर जोखिम घटना यहाँ नुकसान की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि उसके कारण पूर्ण नुकसान या दिवालियेपन का खतरा हो सकता है। नुकसान तब संकटपूर्ण हो सकते हैं जब दुर्घटना का प्रभाव बहुत बड़ा और गंभीर हो, शारीरिक अक्षमता हो, उपकरण और वातावरण को ऐसी क्षति हो जिसकी कुछ हद तक भरपाई की जा सके। उदाहरण, एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के
संयंत्र में आग लग जाने से 1 करोड़ रुपए का सामान नष्ट हुआ। यह नुकसान बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि इसके कारण कंपनी दिवालिया हो जाए। किसी लुटेरे जहाज का टॉरपीडो एक पूरे यात्री जहाज को डुबा देता है, लेकिन ज्यादातर यात्री बचा लिए जाते हैं। एक बड़ी दुर्घटना में व्यक्ति की किडनी को क्षति पहुंचती है, जिसके कारण किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। इस खर्च को टाला नहीं जा सकता। या पूर्ण अक्षमता होती है। संपत्तियों का व्यापक नुकसान होता है, जिसका पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिनकी व्यावहारिक तौर पर भरपाई नहीं की जा सकती। आपदाकारी नुकसान में ऐसी आपदाएं शामिल होती है जो अचानक और बड़े पैमाने पर होती है, जिन्हें रोका नहीं जा सकता। उदाहरण: ऐसा भूकंप या बाढ़ जिससे कुछ गांव पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड टॉवर पर सितंबर 2011 को हुआ आतंकवादी हमला, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। कोविड-19 जैसी महामारी, जिसके कारण दुनिया भर लाखों लोग बीमार हो गए। आंशिक मामूली नुकसान की घटना, जहां संभावित नुकसान मामूली होते हैं, जिनकी भरपाई आसानी से व्यक्ति या फर्म की मौजूदा संपत्ति या मौजूदा आय से की जा सकती है, और कोई अनुचित आर्थिक दबाव भी नहीं पड़ता है। उदाहरण: एक मामूली कार दुर्घटना जिसके कारण कुछ खरोंचें आती है और पेंट का कुछ हिस्सा खराब हो जाता है। कोई व्यक्ति साधारण खांसी, सर्दी का सामना कर रहा है। बीमा का चौथा तत्व है खतरे और जोखिम। बीमा की भाषा में खतरा यानी ऐसी परिस्थितियां या विशेषताएं या लक्षण जो निर्दिष्ट खतरे से नुकसान की संभावना पैदा करती है या उसे बढ़ा देती है। जिन विभिन्न खतरों के दायरे में कोई जोखिम आता है, उसके बारे में पूरी जानकारी होना जोखिम अंकन के लिए बेहद जरूरी है। संपत्तियों, खतरे और जोखिमों के बीच संबंधों के उदाहरण स्क्रीन पर दिए गए हैं। खतरों के 3 प्रकार होते हैं। भौतिक खतरा वह भौतिक परिस्थिति है जो नुकसान की संभावना बढ़ा देती है। किसी भवन में दोषपूर्ण वायरिंग, वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, निष्क्रिय जीवन शैली अपनाना। नैतिक खतरे यानी कोई बेईमान व्यक्ति जालसाजी करके और बीमा की सुविधा का दुरुपयोग करके पैसे कमाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे दावे साफ तौर पर धोखाधड़ी वाले होते हैं और उन्हें उचित रूप से अस्वीकार किया जा सकता है। नैतिक खतरे का एक अच्छा उदाहरण किसी कारखाने के लिए बीमा खरीदना और फिर बीमा राशि प्राप्त करने के लिए उसे जला देना है। कोई बड़ी बीमारी होने के बाद स्वास्थ्य बीमा खरीदना भी इसी दायरे में आता है। कानूनी खतरा तब होता है जब कानूनी व्यवस्था या नियामक परिवेश की कुछ सुविधाएं नुकसानों की घटना या तीव्रता को बढ़ा सकती है। उदाहरण: कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के लागू होने पर, दुर्घटनाओं के मामले में कर्मचारी को मुआवजा
और भुगतान की जाने वाली देयता की मात्रा बहुत अधिक बढ़ सकती है। बीमा कर एक बड़ी चिंता जोखिमों और उनसे जुड़े खतरों के बीच संबंध की है। इस आधार पर संपत्तियों को जोखिम भी विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है, और अगर संबंध खतरों की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान की संभावना बहुत अधिक होती है, तो बीमा कवरेज के ली जाने वाली कीमत प्रीमियम बढ़ जाती है। बीमा का पांचवा और अंतिम तत्व है बीमा का गणितीय सिद्धांत, जोखिम पूलिंग, जो बीमा को संभव बनाता है। मान लीजिए 1 लाख मकान आग के जोखिम के दायरे में आते हैं, जिससे 50,000 रुपए का औसत नुकसान हो सकता है। अगर किसी मकान में आग लगने की संभावना 1,000 में से 2 या 0.002 है, तो इसका मतलब है कि कुल नुकसान की मात्रा 50,000 गुना 0.002 गुना 1 लाख बराबर 1 करोड़ होगी। अगर किसी बीमा कंपनी को 1 लाख मकानों में हर मकान से 100 रुपए का योगदान प्राप्त होता है, और इन योगदानों 1 लाख गुना 100 बराबर 1 करोड़ का पूल बनाकर एक फंड तैयार किया जाता है, तो यह आग से नुकसान का सामना करने वाले कुछ बदकिस्मत लोगों के नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त होगा। यह पक्का करने के लिए कि बीमा किए जा रहे सभी लोगों में समानता हो, तो यह जरूरी है कि सभी मकान एक समान तरीके से जोखिम के दायरे में आते हो। मान लीजिए 1 लाख मकान आग के जोखिम के दायरे में आते हैं, जिससे 50,000 रुपए का औसत नुकसान हो सकता है। अगर किसी मकान में आग लगने की संभावना 1,000 में से 2 या 0.002 है, तो इसका मतलब है कि कुल नुकसान की मात्रा 50,000 गुना 0.002 गुना 1 लाख बराबर 1 करोड़ होगी। अगर किसी बीमा कंपनी को 1 लाख मकानों में हर मकान से 100 रुपए का योगदान प्राप्त होता है, और इन योगदानों 1 लाख गुना 100 बराबर 1 करोड़ का पूल बनाकर एक फंड तैयार किया जाता है, तो यह आग से नुकसान का सामना करने वाले कुछ बदकिस्मत लोगों के नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त होगा। यह पक्का करने के लिए कि बीमा किए जा रहे सभी लोगों में समानता हो, तो यह जरूरी है कि सभी मकान एक समान तरीके से जोखिम के दायरे में आते हो। नुकसान की संभावना वह आधार बनती है जिस पर प्रीमियम तय किया जाता है। अगर वास्तविक अनुभव अपेक्षा के अनुसार होता है, तो बीमा कंपनी को नुकसान के किसी जोखिम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में कई बीमा धारकों से मिला प्रीमियम उन लोगों के नुकसानों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त होगा जो खतरे से प्रभावित हुए हैं। अगर वास्तविक अनुभव
अपेक्षा के अधिक विपरीत होता है, तो बीमा कंपनी को जोखिम का सामना करना पड़ेगा और इकट्ठा किया गया प्रीमियम दावों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बीमा कंपनी अपने पूर्वानुमानों पर आश्वस्त कैसे हो सकती है? यह एक सिद्धांत की वजह से संभव है जिसे बड़ी संख्याओं का नियम कहा जाता है। यह नियम कहता है कि जोखिमों के पूल का आकार जितना बड़ा होगा, नुकसान का वास्तविक औसत अनुमानित या अपेक्षित औसत नुकसान के आसपास होगा। प्रीमियम पूल यदि दावों का भुगतान करने की देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो जोखिम पूलिंग और बीमा की प्रणाली विफल हो सकती है। अगर उनके पास पर्याप्त धनराशि है, तो उन्हें ऋण शोधन में सक्षम माना जाता है। बीमा कंपनियों ने अपने पास कुछ अधिशेष धनराशि या सॉल्वेंसी मार्जिन रखना पड़ता है ताकि वे अपेक्षित और वास्तविक दावों की परिस्थितियों के बीच के अप्रत्याशित अंतर को पूरा कर सके। सॉल्वेंसी अनुपात उस दायरे का अनुमान लगाता है जहां तक संपत्तियां भविष्य के भुगतानों के संबंध में बीमा कंपनी की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध है। अलग-अलग देश सॉल्वेंसी अनुपात का आकलन करने के लिए अलग-अलग उपाय अपनाते हैं। भारत में IRDAI ने यह अनिवार्य किया है कि बीमा कंपनियों को कम से कम 1.5 का सॉल्वेंसी अनुपात बनाए रखना जरूरी है। एक सरल उदाहरण के तौर पर, सिक्का उछाले जाने पर हेड मिलने की संभावना दो में से एक होती है, लेकिन 4 बार सिक्का उछाले जाने पर वास्तव में दो हेड मिलेगा, ऐसा यकीन से नहीं कहा जा सकता। जब सिक्के उछाले जाने की संख्या बहुत अधिक और अनंत के आसपास होती है, सिर्फ तभी 2 बार सिक्के उछालने जाने की हर मामले में हेड मिलने की संभावना एक के करीब होगी। इसका मतलब है कि बीमा कंपनियां अपने आधार पर सिर्फ तभी यकीन कर सकती है जब वे एक बड़ी संख्या में बीमा धारकों का बीमा करने में सक्षम हो। बीमा कंपनी के दृष्टिकोण से किसी जोखिम का बीमा करना कब सार्थक होता है? किसी जोखिम को बीमा योग्य माने जाने के लिए जरूरी 6 व्यापक शर्तें नीचे दी गई है। एक, एक बहुत बड़ी संख्या में जोखिम के दायरे में आने वाली एक जैसी समान इकाइयों के नुकसान का सामना करने का उचित तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा बड़ी संख्याओं के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। 2. जोखिम की वजह से होने वाला नुकसान निश्चित और मापने लायक होना चाहिए, अन्यथा मुआवजा तय करना मुश्किल होगा। 3. नुकसान आकस्मिक या दुर्घटना की वजह से होना चाहिए। यह ऐसी घटना का परिणाम होना चाहिए जो हो सकती है या नहीं भी हो सकती। कोई भी कंपनी ऐसे नुकसान को कवर नहीं करेगी जो जानबूझकर बीमा धारक ने किया है। 4. कई लोगों द्वारा
कुछ लोगों के नुकसानों को साझा करना। यह सिर्फ तभी काम कर सकता है जब बीमित समूह के एक छोटे से प्रतिशत को किसी निर्दिष्ट समय अवधि में नुकसान का सामना करना पड़ता है। 5. बीमा की लागत संभावित नुकसान के संबंध में बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा न होने पर बीमा आर्थिक रूप से कारगर नहीं होगा। 6. अंत में, अनुबंध सार्वजनिक नीति और नैतिकता के विपरीत नहीं होना चाहिए।